दोस्तों क्लासिक फिजिक की प्री जजिंग खत्म हो चुकी है और बहुत अजीब कॉल आउट हुए, मतलब थोड़ा हिला देने वाले, बल्कि ज़्यादा हिला देने वाले। जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं। बात करेंगे थोड़ी आगे के कॉल आउट्स में क्या हुआ, लेकिन इससे पहले हम लोग सारे बॉडी बिल्डर्स की बॉडी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं टॉप ओलंपियंस की ही बात करूंगा, क्योंकि वैसे क्लासिक में बहुत सारे एथलीट्स थे, बट हम यहाँ पर मेन एथलीट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ब्रेयन एंसले। भाई ब्रेयन ऑन पॉइंट थे, ब्रेयन की फिजिक परफेक्ट थी और इनके ग्लूट्स एकदम ज़बरदस्त थे, हैमस्ट्रिंग्स एकदम टाइट थे, थ्रेडेड बैक आ रही थी। लेकिन ब्रेयन के साथ हमेशा एक दिक्कत रहती है कि उनकी बैक ना खुलती नहीं है। उनकी राइट साइड वाला आप लैट देखोगे नहीं खुल रहा, वो हमेशा की ही दिक्कत रहती है। बट स्टिल ब्रेयन एंसले शेप में थे भाई, ये एथलीट परफेक्ट लग रहा था सामने से जब वैक्यूम कर रहा था। बेस्ट बॉडी ब्रेयन की और हमेशा इंप्रेस कर देते हैं। ऐसा लगता है प्रेप करते वक्त कि कैसे तैयार हो पाएंगे, उतने ज़्यादा कंडीशन नहीं लगते हैं, लेकिन जब स्टेज पर आते हैं सबको गलत साबित कर देते हैं। और एकदम फिनोमिनल कंडीशनिंग में ब्रेयन एंसले वॉज ऑन पॉइंट, ऐसी वाली कंडीशनिंग में ये आए थे, तो परफेक्ट थे एंसले। इनके बाद मैं बात करना चाहूँगा माइकल डाबुल की। माइकल इसके अंदर दिखाई दिए इंक्रीज्ड शोल्डर्स के साथ में और बड़ी चेस्ट के साथ में, इनकी चेस्ट में भी मास बढ़ गया है। कंडीशनिंग थी माइकल के पास में, हमेशा माइकल कंडीशनिंग के लिए ही जाने जाते हैं। इस बार भी बहुत अच्छी थिकनेस थी बॉडी में, लेकिन साथ ही साथ रिब्डनेस थी। ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स बहुत बढ़िया थे, लाइंस दिख रहे थे, बट माइकल उनको कॉन्स्टेंटली टाइट करके नहीं खड़े होते, बीच बीच में लूज करते रहते हैं। तो कॉन्स्टेंटली अगर टाइट रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन स्टिल इनकी बैक में बहुत ज़बरदस्त फुलनेस थी भाई। बैक डबल करते वक्त मज़ा आ गया, बहुत टाइटली इन्होंने वैक्यूम खींचा, बहुत बढ़िया इनकी फिजिक थी। माइकल इंप्रूव्ड आए हैं। इनके बाद अगर मैं बात करता हूँ अर्श कैलेसिंस की, अर्श भाई बहुत इंप्रूव्ड आए हैं। अर्श ने ज़्यादा कंडीशनिंग पकड़ी है, इस बार फुल आए हैं। सबसे बड़ी बात है, एक एथलीट अगर फुलनेस के साथ में कंडीशनिंग पकड़ लेता है तो वो फाइबर्स बड़े फट फट के पड़ते हैं। अर्श की बॉडी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फट रही थी पिछले साल के मुकाबले। अर्श की आप देखोगे चेस्ट में बहुत ज़्यादा फाइबर्स थे, पिछले साल इतने ज़्यादा नहीं थे। अर्श की लेग्स में आपको थ्रेड्स दिखेंगे। बैक अर्श की ठीक है, लेकिन ग्लूट्स ना इनके हमेशा ये सॉफ्टली खड़े रहते हैं, टाइट नहीं करते उनको। जैसे ही टाइट करा ना इस बार ग्लूट्स में इनके लाइंस दिखी, तो हमेशा लाइंस दिखती हैं, बट ये ना टाइट नहीं करते उनको, हमेशा लूज छोड़ देते हैं, कसते नहीं है। बट अर्श लेकर आए थे अपना पैकेज। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फुलेस्ट ये अर्श थे, और बाल भी बदल लिए और बॉडी भी बदल ली इन्होंने अपनी। इनके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वेस्ले विजर्स की। भाई वेस्ले आते हैं और वो उनकी लाइंस अगर ना दिखे लेग्स के अंदर तो वो मज़ा ही नहीं है। वो लाइंस ना दिखाए ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो वेस्ले के लेग्स में वही अलग अलग दिखने वाले फाइबर्स, अलग अलग दिखने वाले मसल क्वाड्स के हमेशा दिखते हैं। बहुत ज़बरदस्त कंडीशनिंग थी। बैक जब इन्होंने दिखाई भाई, फुल थिक बैक, एकदम ज़बरदस्त, उसके अंदर फाइबर्स आ रहे थे और थिकनेस बहुत ज़बरदस्त। वही है कि लोअर बॉडी में लैक करते हैं, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स ना होने के कारण बॉडी इनकम्प्लीट सी लगती है, बट वेस्ले फिर भी बहुत ज़्यादा डेंसर थे। मोस्ट मस्कुलर उसके बाद इन्होंने हिट किया, मज़ा आ गया। इनके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माइक समरफील्ड दिखाई दिए। माइक अगेन बहुत बढ़िया अपनी फिजिक लेकर के आए, काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, हमेशा से इनके लैट्स बहुत ज़्यादा वाइड जाते हैं, शोल्डर भी बहुत दूर दूर है इनके, बहुत वाइड फ्रेम है इनका, अच्छे दिख रहे थे, फाइबर थे बॉडी में और बहुत ज़्यादा सेपरेशन था क्योंकि फुलनेस थी बॉडी में। बहुत बढ़िया बॉडी इनकी। इनके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं रेमॉन डिनो। तो रेमॉन भी अच्छे दिखाई दिए, इनकी बैक भी बिल्कुल अच्छी इंप्रूव हुई दिखी, क्योंकि इन्होंने इस बार पूरी बैक में ही अपना काम करा है। ग्लूट्स भी टाइट थे, हैमस्ट्रिंग्स भी अच्छे थे और फ्रंट से बॉडी डिसेंट इनकी लग रही थी, फुलनेस थी इनकी बॉडी में और टाइटनेस थी। इनके बाद अगर बात हम करते हैं तो आ जाते हैं आखिरकार हीरो, स्टार ऑफ द शो आ जाते हैं क्रिस बमस्टेड। दोस्तों क्रिस ने यहाँ पर सबको गलत साबित कर दिया, सबको मतलब सही में सबको। जो बॉडी इन्होंने इस बार अपनी दिखाई, ये थे हार्डेस्ट क्रिस एवर। जैसे ही आए ना ये, इन्होंने अपना साइड चेस्ट जैसे हिट किया भाई, चेस्ट में फाइबर्स ऐसा नहीं था कि पहले नहीं पड़ते थे, पहले से ही पड़ते आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त पड़ते आ रहे हैं। इस बार उस चेस्ट ने वो हार्डनेस पकड़ी है जो पहले कभी नहीं थी। इस बार बॉडी में ज़रा सा पानी नहीं दिखाई दे रहा था, बॉडी में इतने टाइट ग्लूट्स थे भाई, साइड चेस्ट करते वक्त वो टाई एंड्स, वो थ्रेड्स इतने डेंसर थे, पहले नहीं दिखे हमें ये सब चीज़ें। नई नई मसल्स दिख रही हैं भाई, फ्रंट डबल बाइसेप कर रहे हैं तो बाइसेप्स बड़े हुए दिख रहे हैं, पीकी दिख रहे हैं। वो बाइसेप्स जिसके लिए क्रिस बमस्टेड को क्रिटिसाइज किया जाता था, आज कोई करके दिखाइए, ऐसे हो गए हैं। साइज ऐड कर लिया बाइसेप्स में, सही में लग रहा था क्रिस बमस्टेड के लिए प्रेप बहुत ज़्यादा टफ है। सबको इन्होंने अच्छा बुद्धू बनाया, क्योंकि सच में लग रहा था सीबम इस बार शायद हो सकता है हार जाए, बहुत लोगों को डाउट आ रहा था ये फिजिक हारेगी। सीरियसली ये तो बेस्ट एवर फिजिक है इनकी,
भाई बहुत अच्छे लैट्स खोल रहे थे क्योंकि इन्होंने अपने हाथों को ज़्यादा ऊपर कर लिया और इस तरीके से अपने लैट्स को ओपन कर रहे थे हाथों को ऊपर करके कि वो लैट्स का साइज़ अच्छा दिखा। एक्चुअली में सीबम की बढ़िया लैट्स दिखे पिछले साल के मुकाबले, तो एक कंप्लीटली मोर ओपनिंग अपनी बैक की करते हुए नजर आए, बड़े बाइसेप्स के साथ नजर आए और न्यू हेयर लाइन के साथ में नजर आए। तो सीबम ट्रिमेंडसली इंप्रूव हुए हैं। अगर सबसे ज़्यादा कोई इंप्रूव हुआ है पूरे लाइनअप में वो है द चैम्प क्रिस बमस्टेड। जो काम कियोन पियर्सन ने करा था ना कल चैम्प होने के बाद में और तगड़े इंप्रूवमेंट, सबसे तगड़े इंप्रूवमेंट्स ले आए, वो चीज़ सीबम ने भी करी है। चैम्प पहले से ही है, उसके बाद और ऐसे इंप्रूवमेंट्स कर रहा है कि कोई हरा ही ना पाए। इन्होंने सेम कियोन पियर्सन की तरह से चौंकाया है मुझे, और मैं कह रहा हूँ बस इनके आगे कोई नहीं आ सकता। पर जब यहाँ पर आता है फाइनली कॉल आउट, फर्स्ट कॉल आउट में ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, एक के तो मुझे नाम भी नहीं पता, मैंने तब ध्यान नहीं दिया तो वो नाम मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ पर 8 एथलीट्स को फाइनली जजेस सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट कॉल आउट में। पता नहीं जजेस को हो क्या रहा है, 6 लोगों के लिए बक्से बनाते हैं, कभी 7 को कर लेते हैं जैसे मेंस ओपन में किया, यहाँ पर 8 को कर लिया। जगह होती नहीं है, सारे एथलीट्स इतनी दूर दूर बेचारे खड़े हुए। यहाँ पर सबसे पहला नाम लेता हूँ सीबम, फिर रेमॉन, वेस्ले, ब्रेओन एंसले, माइकल डाबुल, अर्स कैलेसिंस्की, माइक समरफील्ड और एक और, वही एक और जिनका मैंने नाम मिस कर दिया था उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता ये कौन है। ये कोई नए एथलीट आ गए, लेकिन जजेस इनको बार बार होजे कह के बुला रहे थे और इन लेजेंड्स के बीच में आके खड़े हो गए। तो टॉप 8 का कॉल आउट हुआ दोस्तों। यहाँ पर पोजिंग करवाई गई और बीच में पता है किसको रखा? मैंने कहा ना चौंकने वाले हो आप लोग, बहुत अजीब सा कॉल आउट हुआ है। बीच में जजेस ने रखा माइक समरफील्ड को और क्रिस बमस्टेड को। मुझे लगा एक बारी को ऐसे रख दिया होगा जैसे कि स्विच करवा लेते हैं ना उसके बाद में, और बढ़िया बढ़िया एथलीट्स मान लो रेमॉन को या फिर वेस्ले को या ब्रेओन को बीच में ले आते हैं, तो मुझे लगा स्विच करवाएंगे, माइक को गलती से इन्होंने रख दिया होगा। भाई स्विच ही नहीं करवाया, सेंटर में दोनों खड़े हुए हैं सीबम और माइक। समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या सीरियसली अब जजेस माइक समरफील्ड को कंसीडर कर रहे हैं टॉप 2 या टॉप 3 में आने के लिए, ओवर वेस्ले विजर्स, ओवर रेमॉन डिनो, ब्रेओन एंसले। बट सच में ऐसा ही हुआ। यहाँ पर बीच में खड़े हुए थे माइक समरफील्ड, क्रिस बमस्टेड और अर्स कैलेसिंस्की। पोजिंग वगैरह करवाई, सब कुछ करवाया। जजेस ने बाद में ये बोल दिया क्रिस, माइक और अर्स आप तीनों पीछे चले जाओ, बैक इन लाइन। यानी आप तीनों को हमने देख लिया जितना देखना था। इससे आपको समझ में आ गई बात क्या हो रही है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि टॉप 3 में ये तीनों एथलीट सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जजेस ने बोला कि अभी बाकी एथलीट्स यहीं रुको। और ये चीज़ देख के तो सही में इन लोगों का ही सर्वर हैंग हो गया। ये देखो बीच में एकदम ये बहुत देर तक हैंग रहा। ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ऐसा सच में हुआ था। ये इतना बड़ा एक शॉकिंग रिजल्ट था। रेमॉन वहीं छूट गए, ब्रेओन, वेस्ले विजर्स जिनको सब क्रिस बमस्टेड से कंपेयर करने लग रहे थे, वो सब लोग यहीं पर ही छूट गए और बहुत पीछे ही छूट गए। इन तीनों को, क्रिस और अर्स और माइक को जजेस ने पीछे खड़ा कर दिया। यानी आप तीनों टॉप 3 में सेलेक्ट हो गए हो। यानी रेमॉन इस बार टॉप 3 के बाहर। ऐसा हो सकता है आखिर में फाइनल कॉल आउट्स के अंदर कि रेमॉन को जजेस 3rd नंबर पे ले आए, ऐसा हो जाता है कई बार, बट अभी के लिए तो रेमॉन टॉप 3 से बाहर है। इनकी फिर पोजिंग करवाई और ऐसा हुआ कि रेमॉन की हालत इतनी ख़राब हुई, मैंने ना ऐसा किसी के साथ कभी होते हुए पहले नहीं देखा। भाई पूरा टैन उतर गया इस एथलीट का, पूरी टैनिंग बैक से ऐसी हो गई, मतलब पसीने इतनी बुरी तरह आ रहे हैं रेमॉन को। मुझे लग रहा है कि शायद ये स्ट्रेस में आ गए या फिर शायद इनकी बॉडी एक्चुअली में वाटर होल्ड कर रही थी जो अब निकल रहा है और बॉडी इनकी शायद डिप्लीटेड होती चली जाएगी अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा अजीब लगने लग गए थे। लिटरली वो इतना ज़्यादा टैन उतर गया कि ब्रेओन एंसले इनके साथ में खड़े हुए थे। ब्रेओन ने कहा अपने टैनिंग को पहुँच लो आप। ये हुआ है रेमॉन के साथ में, और उनको लगना भी चाहिए ना भाई, टॉप 3 में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब रेमॉन इस बार 4th आ सकते हैं। फिर भी दोस्तों इस तरह हमने कभी टैनिंग उतरते हुए नहीं देखी किसी एथलीट की। इतने ज्यादा पसीने नहीं आते किसी एथलीट को कि टैनिंग इस कदर तक उतर जाए। और फिर भी बताओ मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स को फिर भी पसीने आ जाते हैं। क्लासिक वाले तो एकदम बढ़िया चलते हैं यार, सुपर ड्राई चलते हैं, फुल चलते हैं। पर इस बार तो सच में जजेस ने रेमॉन के पसीने छुड़ा दिए, इतना तो बोलना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अगले कॉल आउट पे। बहुत ही अजीबोगरीब कॉल आउट हो रहे हैं। अगले कॉल आउट में कौन कौन सेलेक्ट होते हैं? वेस्ले विजर्स और माइकल डाबुल। इसका मतलब ये दोनों सबसे पीछे हैं। जो टॉप के एथलीट्स हैं उनमें सबसे लास्ट में वेस्ले और माइकल डाबुल चल रहे हैं। इसका मतलब ब्रेओन भी इनसे ऊपर निकल गए, रेमॉन भी इनसे ऊपर निकल गए। तो ये हो रहा है वेस्ले के साथ में, और अलग अलग कॉल आउट्स हो रहे हैं, इनके टुकड़ों में कॉल आउट्स हो रहे हैं। तो वेस्ले विजर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे दिख रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो इतने खराब दिख रहे थे कि उनको इतना पीछे डाला जाता। बस यही है, जजिंग प्रेफरेंस का गेम है। जजिस का मूड बदल गया, उन्होंने पीछे कर दिया। यही वेस्ले आर्नोल्ड में बहुत अच्छे दिख रहे थे, आज ये वेस्ले आर्नोल्ड से मुझे तो बेहतर दिख रहे हैं, बट जजेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। तो क्लासिक फिजिक की जजिंग हमेशा ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आता कौन कहाँ चला जाए। इनका अभी मन करे ना वेस्ले को 15वीं पोजीशन पे पहुंचा दे, रेमॉन को 10th पे डाल दे। क्लासिक में ऐसा बहुत होता है कई बार, इसीलिए एथलीट्स नाराज होकर इस डिवीजन को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1-2 एथलीट्स की तो प्लेसिंग शुरू में पता लगती है। सिंपल बताऊँ, एक ही एथलीट की यहाँ पर प्लेसिंग समझ में आती है, क्रिस बमस्टेड की। उसके बाद कोई भी एथलीट कहीं पर भी प्लेस हो जाता है, और इस बार कल आप देखोगे लिटरली ये वाली चीज़ होते हुए।
यहाँ पर इन दोनों की पोजिंग हुई और वेजले डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार 5th या 6th प्लेसिंग के आसपास आ जाएंगे। इसके बाद होता है दोस्तों अगला कॉल आउट, जिसमें कि ब्रियन, होजे और रेमॉन, ये तीनों आपस में हमें लड़ते हुए नजर आते हैं। ब्रियन शुरू में मिडिल में थे और रेमॉन को कोने में रखा हुआ था, बाद में रेमॉन को स्विच करवाया और ब्रियन को कोने में रख दिया, तो रेमॉन फिर सेंटर में आके खड़े हो गए। अब हो सकता है यहाँ पर रेमॉन को जजेस ऊपर रख दे और उस हिसाब से फिर रेमॉन का नंबर यहाँ पर 4th लगना चाहिए, क्योंकि टॉप 3 तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए ना जजेस ने। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्रियन का नंबर 4th पे आ जाए और रेमॉन 5th पे चले जाए। कुछ नहीं समझ आ रहा, लिटरली जजेस का मूड क्या कर जाए किस एथलीट को कहाँ पे रखने का, कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ एक कॉल आउट। इसके बाद आता है फाइनल कॉल आउट। भाई यहाँ पर तो मैं सच बता रहा हूँ, जब आए ना अर्स, माइक और क्रिस बमस्टेड, इस बार तो क्रिस को ऐसी डांट पड़ी है, क्रिस बमस्टेड को डांट पड़ी है। तो ऐसा हो रहा था कि ये लोग पोजिंग कर रहे थे, क्रिस थोड़ा सा बॉक्स से बाहर निकले, जजेस ने कहा सेंटर में खड़े हो जाओ बॉक्स के अंदर आकर के, क्योंकि जजेस ने बोला था, इस बार टायलर ने बोला था कि हम आपको वार्निंग देंगे, आपको उन बॉक्सेस के अंदर खड़े रहना है, लाइन के अंदर खड़े रहना है। तो क्रिस कह रहे ठीक है, अब ऐसे मैं खड़ा हुआ हूँ, अंदर हूँ, सही है। तो उन्होंने पोजिंग करनी दोबारा स्टार्ट करी। क्रिस को फिर डांटा जजेस ने कि स्टॉप इट एंड स्टे इन द बॉक्स, ऐसा बोला। भाई इसके बाद 3rd वार्निंग देते हैं ये लोग क्रिस बमस्टेड को। क्रिस फिर से इधर उधर कहीं जाने लगते हैं, कहते हैं वापस बैक इन द लाइन खड़े हो जाओ और स्टे इन द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर वापस आ जाओ। तो क्रिस बमस्टेड के साथ ऐसा ये लोग कर रहे थे और बमस्टेड बिल्कुल ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा भाई शरीफ दिखते हैं सामने, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको ज़रा सा भी बुरा लग रहा हो, हालांकि इतने बड़े लेजेंड है, बट इस तरीके से जजेस ने इस बार इनको ट्रीट करा। भाई ये बॉक्स की कन्फ्यूजन ख़त्म ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या सीन था। खैर अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि ये लोग कैसे लग रहे थे। उससे पहले फिर जजेस एक बार बोल देते हैं इन तीनों को ही स्टे इन द बॉक्स। तो जजेस का ये स्टे इन द बॉक्स वाला जो वार्निंग देने का स्टाइल था भाई, ये बहुत ही वियर्ड लगा और ये खत्म ही नहीं हो रहा था। इन्होंने बोला था एक वार्निंग देंगे उसके बाद पीछे भेज देंगे, यहाँ पर तो वार्निंग देने में इनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसा लग रहा था। और जजेस जज ही नहीं कर पा रहे, ऑडियंस भी नहीं देख पा रहे कि ये एथलीट्स दिख कैसे रहे हैं, जबकि ये एथलीट्स अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक में आए हैं और उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टे इन द बॉक्स और वो लाइन के अंदर खड़े होने वाली बात इतनी ज़्यादा होने लग गई है। एक्चुअली में क्रिस बमस्टेड इतने भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये नहीं पता लग रहा था कि बॉक्स क्या है। जहाँ वो खड़े हुए वहाँ पर से इधर उधर मूव करना पड़ रहा था, अर्स कह रहे इधर हो जाओ उधर हो जाओ, और अर्स की भी गलती नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है बॉक्स के अंदर ही तो खड़ा करवाएंगे। बाद में जजेस ने क्रिस को क्रॉस पे खड़ा करवा दिया, ना कि उस बॉक्स पे खड़ा करवा। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन यार, इतनी लंबी बात सिर्फ इसी चीज़ पे हम लोग देख लो कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मैटर करती है जजेस के लिए बॉक्स वाली चीज़। खैर यहाँ पर पोजिंग हुई, शिवम बहुत स्ट्रांग दिखाई दिए और फाइनली लास्ट बिल्कुल ही लास्ट की प्री जजिंग रैप अप के अंदर शिवम को सेंटर में लाया जाता है। उससे पहले माइक को सेंटर में रखा गया था, अर्स को सेंटर में रखा गया था। तो जजेस इन तीनों के अंदर देख रहे हैं अच्छे तरीके से, एक एक बार मूव करा के इनको सेंटर में कि कौन अच्छा है। आखिर में शिवम को सेंटर में रखा गया और शिवम ने पोज बाय पोज किल किया है। फ्रंट डबल बाइसेप, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप, एब्डोमिनल्स एंड थाई, फेवरेट क्लासिक पोज शिवम ने खत्म कर दिया, गेम ही ओवर कर दिया। मतलब ये गलत फिजिक है, जैसे मैंने क्योन के लिए बोला था ना गलत फिजिक, मतलब इतनी तगड़ी, ऐसी शिवम के लिए भी बोल रहा हूँ भाई ये गलत फिजिक है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। ये तो अकेले ही खेलने वाली बात हो गई ना, कोई है ही नहीं। माइक समरफील्ड आए, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया दिख रहे थे, बट नहीं यार शिवम तो अकेले ही खेल रहे हैं अपना कंपटीशन। आप सब लोग सेकंड पे अपने आप लड़ो, थर्ड के लिए लड़ो, 4th प्लेसिंग के लिए लड़ो, फर्स्ट प्लेस शिवम के लिए छोड़ दो। यह है दोस्तों पूरे क्लासिक फिजिक का रैप अप, जो बिल्कुल हिला हुआ रैप अप था, बिल्कुल हिली हुई प्री जजिंग मुझे तो लगी। समझ ही नहीं आ रहा कौन कहाँ पे प्लेस हो रहा है। रेमॉन बिल्कुल पीछे, माइकल डबल बिल्कुल पीछे, वेस्ले विजर्स तो पता नहीं कहाँ जाके लगेंगे कल, कहाँ उनको प्लेसिंग मिलेगी कुछ नहीं पता। तो यह है दोस्तों पूरा क्लासिक फिजिक की प्री जजिंग। अब मिलते हैं हम लोग मेंस फिजिक में।